सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशा आज आपके लिए कृतिका पुस्तक से एक अध्याय लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक और जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। तो यहाँ पर कहानी प्रारंभ करने से पूर्व इसकी हम पृष्ठभूमि जानते हैं। कमलेश्वर जी का एक कहानी संग्रह है जॉर्ज पंचम की नाक, और उस कहानी संग्रह में बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी कहानियां उसमें शामिल की गई हैं। तो लेखक ने पहली बार महानगर की उलझी हुई गांठों को सुलझाने का प्रयास किया है। इस कहानी संग्रह के माध्यम से महानगर की उलझी हुई गांठों को सुलझाने का प्रयास किया है। तो जब लेखक ने ये कहानियां अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए दी तो लेखक के सामने बहुत सारी मुसीबतें आई और जिसका उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से सामना भी किया। अब क्या था कि उन्हें ये लगा कि जो जनता है वो कहानी से नहीं, या जो सत्ता है वो कहानी से नहीं अपितु कथ्य से घबराती है, और इसी ताने बाने को लेकर ही उन्होंने इस कहानी का निर्माण किया जॉर्ज पंचम की नाक। अब ये जो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, ये हमारे इसकी जो मुख्य हम चरित्र कह सकते हैं या मुख्य पात्र कह सकते हैं वो है रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान की यात्रा पर आने वाली थी, और जैसे ही ये खबर हिंदुस्तान में आई कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान घूमने आ रही है, तो फटाफट क्या हुआ, बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी गई। और वहां पर इंग्लैंड में भी बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, और वहां पर जो रानी का दर्जी था वो बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि रानी शाही दौरे पर जा रही थी। तो स्वाभाविक है कि जब रानी शाही दौरे पर जा रही है तो उनकी जो वेशभूषा है वो भी उन्हीं के रहन सहन के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नजरें ऐसी हैं जो सिर्फ रानी पर टिकी होंगी कि रानी कब और कहाँ और क्या पहनने वाली है। तो इसीलिए रानी का दर्जी बहुत परेशान था। तो हिंदुस्तान से एक कपड़ा मंगाया गया 400 पाउंड रुपीस का, कि 400 पाउंड का एक कपड़ा मंगवाया गया कि जो बहुत ही महंगा था, और उसी से ही रानी के वस्त्र सिले गए, उसी से रानी के सूट सिले गए। और ये जो खबरें जो लंदन में जो खबरें छप रही थी वही खबरें जो कि त्यों अगले दिन हिंदुस्तान के कतराने के रूप में हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्हें खबर लगी कि रानी एलिजाबेथ आने वाली है, दिल्ली की काया पलट ही होने लगी। सड़कें अपने आप साफ होने लगी, इमारतों का किसी नाजनीन की तरह श्रृंगार किया गया, किसी कोमल नायिका का जैसे श्रृंगार किया जाता है ना, वैसे ही दिल्ली की इमारतों को सजाया जाने लगा। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सारी चीजें क्रमबद्ध एक के बाद दूसरी अलग अलग तरह की चीजें अपने आप घटित होती रही। अब उन्हें लगा कि भारतवासियों को, जो भारत के सत्ताधारी लोग थे, उन्हें लगा कि महारानी एलिजाबेथ के आने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन अचानक से एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि उन्हें खबर लगी कि इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, क्योंकि पाठ ही हमारा जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित है, तो क्या हुआ कि इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई थी, अर्थात जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगाई गई थी, उसकी नाक वहां से गायब कर दी गई। अब ये काम किसने किया होगा? कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि वो विदेशी हमारे भारत में दोबारा से आए, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक ही गायब कर दी, और ऐसे से अजायब घरों में उन्हें पहुंचा दिया गया। क्योंकि जब किसी मूर्ति की नाक काट दी जाए तो वहां पर वो मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी, और उसे वहां से हटाकर अजायब घरों में पहुंचा दिया जाने लगा। लेकिन ये तो एक प्रमुख स्थान था, इंडिया गेट पर था, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति पर से नाक गायब थी। अब भारत के सत्ताधारी लोग ये सोचते हैं कि रानी आए और नाक ना मिले तो फिर ये तो बहुत बेइज्जती का काम हो जाएगा हमारे लिए, है? तो वो तो उनकी नाक कटने जैसा हो जाएगा, जैसे उनकी स्वयं की नाक कट गई। तो यहाँ पर जो हमारी नाक है ये सम्मान के प्रतीक में ली गई है कि यहाँ पर रानी एलिजाबेथ आएंगी, यहाँ पर रानी एलिजाबेथ का जिक्र है, रानी एलिजाबेथ आएंगी और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं देखेंगी तो हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाए। हाँ, उच्च
स्तर पर सलाह मशवरे किए गए। अब उस मूर्तिकार को बुलाया गया जिसने जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाई थी। तो क्यों बुलाया गया? क्योंकि उससे सलाह मशवरा करना था कि जॉर्ज पंचम की लाट पर जो है नाक लगानी है और वो किस तरह लगानी है, वो उसका काम है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, लेकिन पैसे से थोड़ा लाचार था। मतलब क्या है कि वो थोड़ा लालची किस्म का था, क्योंकि एक तो मूर्ति बनाने में और फिर उसको सुधार करने में उसे और पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने ये कहा कि जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के दौरान उसने ये कहा कि मुझे पहले ये पता करना होगा कि ये पत्थर कहाँ से आया गया था। तो आप फटाफट अपने नीचे के कर्मचारियों को हुक्म दीजिए कि फटाफट फाइलें देखें। तो जैसे ही मूर्तिकार ने ये कहा, हड़कंप मच गया। फाइलों के पेट चीरे गए। मतलब जैसा कि पुस्तक में एक पंक्ति है कि फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात फाइलों को खंगाला गया कि ये जो मूर्ति है, जॉर्ज पंचम की जो लाट है, वो कौन से पत्थर से बनाई गई थी। इसको फटाफट देखना शुरू किया, लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। तो यहाँ पर भी एक सत्ता का नकारात्मक पहलू दर्शाया गया है कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। मतलब फाइलों में अब कुछ भी बाकी नहीं था, कहीं कोई नामो निशान नहीं था कि जो ये मूर्ति है इसके लिए पत्थर कहाँ से आया गया था। अब क्या करें? फिर दोबारा से मीटिंग बुलाई जाती है, दोबारा से सलाह मशवरा होता है। फिर मूर्तिकार ये कहता है कि मुझे तो भारत का चप्पा चप्पा खोजना पड़ेगा और फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मूर्ति कहाँ से आई है, उसके बाद ही मैं कोई और समाधान खोज सकता हूँ। तो चलो ठीक है, उसे भेज दिया गया हिंदुस्तान के दौरे पर। वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कोने कोने में झांक आया, लेकिन उसे वो मूर्ति के जैसा पत्थर नहीं मिला। फिर आकर उसने बोला कि अब क्या करें? फिर से मीटिंग बुलाई गई और अब की बार जो मीटिंग बुलाई गई तो उसने ये कहा कि इस हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। हॉल के अंदर जो बात हो रही है वही सुनाई देनी चाहिए। ये वाली जो बात अब मैं जो कहने वाला हूँ, ये बात बाहर तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई वो गूढ़ बात बताने वाला था, कोई ना कोई तो रहस्य बताने वाला था, किसी रहस्य का तो उजागर करने वाला था वो। अब उसने क्या सलाह दी कि मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के हर कोने को ढूंढूंगा और पूरे भारत में जहां जहां भी महापुरुषों की लाट लगी हुई है उनकी लाट का नाप लूंगा और उसी में से किसी एक का नाक को जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये बात तो गुप्त ही रखनी जरूरी है, ये बात बाहर तक नहीं जाएगी, अब तुम फटाफट अपने काम पर शुरू हो जाओ। तो अब शुरू होता है यहाँ पर मूर्तिकार का प्रमुख कार्य। तो यहाँ पर मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? सबसे पहले तो उसने फाइलें खोजी। फाइलें खोजने के बाद क्या हुआ? उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। फिर उसके बाद उसने पत्थर का मिलान किया तो पत्थर भी नहीं मिला। उसे जिस पत्थर से वो लाट बनाई गई थी उसे वो पत्थर कहीं भी नहीं मिला। अब आता है तीसरा प्रमुख बिंदु हमारा, नाक का मिलान। अब वो चलता है, यहाँ पर उसका सफर शुरू होता है दिल्ली से लेकर वो सीधा पहुंचता है बंबई, जो कि आजकल किस नाम से प्रसिद्ध है? मुंबई के नाम से। वहां पर जाता है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की नाक का नाप लिया। वो नाक क्या निकली? उससे बड़ी निकली। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, जहांगीर, इन सब महापुरुषों की लाटों का उसने नाप लिया, लेकिन कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती उसे नहीं मिली, क्योंकि इन सब महापुरुषों की नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम से बड़ी थी। अब वो कलाकार साहब आते हैं गुजरात में आते हैं, गांधी जी की नाक का नाप लेते हैं, सरदार पटेल जी की। अब इनकी भी लाट जो मूर्तियां हैं उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। अब वो आता है बंगाल की तरफ, बहुत खोजबीन करते, यहाँ से चलते चलते वो पहुंच गया बंगाल में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लाट का नाक का नाप लिया इसने। फिर सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, यहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली, यहाँ भी उसे असफलता ही हाथ लगी। क्यों? क्योंकि इनकी नाक भी उससे ज्यादा लंबी थी। अब वह आया उत्तर प्रदेश में, आजाद जी,
बिस्मिल, नेहरू, आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू जी की लाटों का नाप लिया, ये भी उससे बड़ी मिली। अब वो ऐसे घूमता घूमता बहुत हताश हो चुका था क्योंकि उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। वो फिर घूम फिर के आया कहाँ पर? पंजाब में आया। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का नाप लिया उसने, वो भी उसकी लाट से की नाक से जो है बड़ी निकली। यहाँ भी उसे पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। अब मूर्तिकार महाशय पहुंचते हैं बिहार में। अब बिहार में क्या है? बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में कुछ बच्चे शहीद हो गए थे, तो वहीं पर उन बच्चों की लाटें लगाई गई हैं, उन बच्चों की मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए एक और क्या है चीज, प्रमुख बात, कि जो बच्चों की नाक है वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। अब यहाँ पर हम बार बार नाक का प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्यों है? कि नाक जो है वो सम्मान का प्रतीक है, सम्मान का द्योतक होती है। और यहाँ पर जो मूर्तिकार ने इन सब की जो लाटों की नाक का जो नाप लिया वो सभी जॉर्ज पंचम की लाट से बड़ी निकली। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो महापुरुष हैं इनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक था। तो अब क्या होता है कि सारी लाटों की नाकों का नाप लेकर मूर्तिकार बड़ा हताश परेशान होकर वापस आ जाता है। अब जो फिर से वो मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में यही बात कही जाती है कि जो अंदर जो बातें हो रही हैं वो इस कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोबारा से दरवाजा बंद किया गया और मीटिंग रखी गई और अंत में मूर्तिकार एक सुझाव देता है कि क्यों न हम 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगा दी जाए। पहले तो मूर्तिकार की बात सुनकर सारे हैरान परेशान, सुन बिल्कुल कुछ जवाब नहीं। लेकिन बाद में रानी एलिजाबेथ के सामने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए वो इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जो जिंदा है उस व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगा दिया जाए। अब फटाफट क्या हुआ, बाहर अंदर तो ये सारी चीजें हो रही थी लेकिन बाहर क्या खबर गई? बाहर समाचार पत्रों में ये खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया है। क्या हल हो गया है, किस प्रकार से हल हो गया है, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन ये बात बोली गई कि नाक का मसला हल हो गया है। अब अगले दिन क्या होता है? सारे अखबार चुप है, सब कुछ शांत है, कहीं कोई खबर नहीं। ना तो रानी के हवाई अड्डे पर उतरने की कोई खबर है, ना किसी अखबारों में कोई खबर है कि रानी हवाई अड्डे पर उतरी है या यहाँ गई है या वहाँ गई है। कहीं कोई उद्घाटन की खबर नहीं आती, कहीं कोई समारोह की खबर नहीं आती है, कहीं कोई फीता नहीं काटा जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि अखबार बिल्कुल शांत है। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि रानी आई या नहीं आई, इस बारे में किसी को खबर नहीं लगी। कहीं कोई उद्घाटन हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में खबर नहीं लगी। क्योंकि जो अखबार हैं, अखबार के जो पत्रकार हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारा जो सम्मान है वो भारतीयों का सम्मान सर्वोपरि है। किसी एक विदेशी के लिए हम अपने सम्मान को ताक पर नहीं रख सकते। तो इसीलिए उस दिन पत्रकार अपनी इस गलती को समझ चुके थे। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि यहाँ तक कि हमारे जो बिहार में सेक्रेटेरिएट में सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे वो भी जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक ऊपर हैं। तो इसीलिए सत्ताधारियों पर व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए इस कहानी का निर्माण किया गया और अंत में पत्रकार भी अपनी गलती का एहसास करते हैं, इसलिए कहीं भी कोई खबर वो नहीं छापते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारे पाठ समाप्त होता है कि हमने ये सब देखा कि मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए गए और मूर्तिकार कहाँ कहाँ गया। हमने इस सब कहानी के ताने बाने को बहुत अच्छी प्रकार से समझा। मुझे आशा है कि आपने ये पाठ बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप। प्रश्न संख्या 1 है
कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने कर जो बदहवासी दिखाई देती है वो हमारी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमने पाठ पढ़ा कि ये जो बदहवासी है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं है, फटाफट प्रयास किए जाते हैं, मूर्तिकार के द्वारा इतने प्रयास किए जाते हैं, फाइलें खोजी जाती है, पत्थर मिलाते हैं, नाक का मिलान किया जाता है, अंत में जीवित नाक लगा दी जाती है। तो ये सब चीजें हमारी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती हैं कि एक विदेशी के कारण हम किस प्रकार से अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं। तो यही चीजें दिखाते हैं कि एक विदेशी के लिए हम अपनी किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी गुलामी की मानसिकता को दर्शाया गया है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या है हमारा प्रश्न संख्या 2 कि रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही हैं, लेकिन उनका दर्जी परेशान क्यों है। तो अब स्वाभाविक है कि रानी एलिजाबेथ एक प्रमुख हस्ती है, उनका सम्मान सर्वोपरि है, उनका ओहदा बहुत ऊंचा है। अब वो जब भारत आ रही हैं तो सबकी नजरें उस पर टिकेंगी और रानी का दर्जी इसलिए परेशान है कि रानी जब भारत नेपाल के दौरे पर जब जा रही हैं तो वो किस अवसर पर और क्या पहनेंगी, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्रों का चुनाव उनके लिए करना था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि जब भारत के सत्ताधारियों को ये खबर सुनने में आई कि रानी एलिजाबेथ आ रही है तो दिल्ली की काया पलट ही होने लगी। इमारतों का नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। सड़कें रातों रात जवान हो गई कि सड़कों की सफाई होने लगी, इमारतों का श्रृंगार किया जाने लगा और जगह जगह पर फौजी टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी दंगा या फसाद या कोई इस तरह की घटना ना हो सके। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को कुछ सलाह नहीं दी, लेकिन रातों रात दिल्ली की कायापलट होने लगी। अब आता है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाग लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो यहाँ पर मैंने पाठ आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाया बच्चों, उसी पाठ को हम क्रमानुसार लेंगे। पहले क्या किया कि मूर्तिकार ने फाइल खोजी कि ये पता लगाने के लिए कि ये पत्थर कहाँ से आया है। फाइलों को खोजा गया, फाइलों के पेट चीरे गए, लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। फाइलों में कहीं भी कुछ भी कहने लायक बाकी नहीं था। फिर आते हैं कि मूर्तिकार ने ये बोला कि मैं पत्थर खोज कर लाऊंगा। वो भारत के कोने कोने पर गया, भारत का चप्पा चप्पा खोज डाला उसने, लेकिन उसको वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर वो लाटों की नाक का नाप लेने के लिए चला। भारत के जितने भी हमारे प्रसिद्ध महापुरुष थे उनकी लाटों का नाप लिया उसने, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगी और अंत में ये निर्णय किया गया कि 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक व्यक्ति की जीवित नाक लगा दी जाए और अंत में उसका कार्य भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। एक और जो प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आया है, नाक जो है मान सम्मान का प्रतीक होती है, तो यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बीच में भी बताया था, पाठ को समझाते समय बीच में बताया मैंने आपको कि नाक जो है सम्मान का प्रतीक है। और जब यहाँ पर मूर्तिकार देश के विभिन्न हिस्सों में जाता है, अलग अलग महापुरुषों की लाटों का नाप लेता है, लेकिन ये नाक भी उस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से बड़े निकलते हैं। तो ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर हमारे भारतीयों का सम्मान किसी विदेशी के सम्मान से ज़्यादा बड़ा है, कि उनका यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है भारतीयों का बजाय किसी विदेशी के। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर तो इतने ही है। यहाँ पर तो
बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे प्रकार से समझा, हमने विस्तार से पाठ की चर्चा की, हमने प्रश्नोत्तर भी दोहराए। अब मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं ये देखें कि हमने पाठ को कितने अच्छे प्रकार से समझा है। आप स्वयं मूल्यांकन करके देखें। मैं यहाँ पर प्रश्न बोलती जाऊंगी, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पाठ आपको कितनी अच्छे प्रकार से समझ में आया है। तो प्रश्न दोहराना शुरू करें। पहला प्रश्न है, पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, कि जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक कौन है? तो बहुत आसान है, कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। और जॉर्ज पंचम की नाग पाठ की विधा क्या है? तो विधा होगी इसकी कहानी। तो ये कहानी है जॉर्ज पंचम की नाग, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाग के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? क्यों? क्योंकि कुछ भारतीय जो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी हमारे भारत में आए तो वो उस लाट की नाग को तोड़ देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहां पहुंचाया? क्योंकि लोगों ने लाटों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या है, वो वहां पर अच्छी नहीं लगती। पाठ में क्या बताया था, उनको कहां पहुंचा दिया जाता था? अजायब घर में। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? रानी आए और नाक ना हो, यही अधिकारियों की परेशानी का कारण था। दिल्ली में फौरन हाजिर होने के लिए किसे हुक्म दिया गया? किसे बुलाया गया यहाँ पर? मूर्तिकार को। किन फाइलों की छानबीन की गई? कौन से डिपार्टमेंट की, कौन से विभाग की? पुरातत्व विभाग की फाइलें छानी गई। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? कि सबसे पहले जब उन्होंने दरवाजे बंद किए कि यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसने सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो ये सुझाव दिया था कि महापुरुषों की लाटों की नाक तोड़कर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर कि बच्चे कब शहीद हुए थे? कौन से सन में? सन 1942 में। अंत में कौन सी मूर्ति पर किस प्रकार की नाक लगाने का सुझाव दिया गया? एक जिंदा नाक जो कि कतई जीवित नहीं लगती। अखबारों में क्या खबर छपी थी? कि नाक का मसला हल कर दिया गया है। मूर्तिकार ने आसपास के तालाब में पानी क्यों भरवाया? ताकि जो जीवित नाक अंत में लगाई गई थी वो नाक सूखने ना पाए। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? सरकारी तंत्र पर। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? कौन सा विदेशी भारत आ रहे हैं? रानी एलिजाबेथ। किस चीज को लेकर दिल्ली में तहलका मचा हुआ था? पाठ किस पर टिका हुआ है? किस चीज के लिए तहलका मचा हुआ था? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। अंत में मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? वही प्रश्न दोहरा दिया गया है, जीवित नाक लगाने के लिए। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? जो हमने पहला प्रश्न किया था उसमें क्या था? गुलामी की मानसिकता को। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था? ये वाला प्रश्न भी हमने किया था। क्यों परेशान था? क्योंकि वो इसलिए परेशान था कि रानी जब भारत और नेपाल के दौरे पर जा रही हैं तो रानी कब, कहां और कैसा परिधान वो पहनने वाली हैं। इंग्लैंड के खबरों की कतरनें अगले दिन कहां नजर आती थी? भारतीय अखबारों में। नाक किसका प्रतीक है? ये वाला प्रश्न मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। नाक हमारे सम्मान का प्रतीक है, नाक सम्मान का द्योतक है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है? कि लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि भारत में समस्त सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन उनका सम्मान नहीं था, उनका मान सम्मान खत्म हो चुका था। रानी एलिजाबेथ के सूट पर कितना खर्च आया था? 400 पाउंड।
इमारतों ने किस तरह श्रृंगार किया? नाजनीनों की तरह। ये बताया था ना मैंने कि इमारतों को नाजनीनों की तरह सजाया गया, अर्थात किसी नायिका की, किसी कोमल अंग वाली नायिका की भांति उनका श्रृंगार किया गया। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कब की घटना का वर्णन है? कि जब रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई? देखते ही देखते सड़कें जवान हो गई। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, लेकिन कैसा था? पैसे से लाचार था। तो प्यारे बच्चों, हमारा यहीं पर पाठ समाप्त होता है। हमने पाठ को बहुत अच्छे प्रकार से समझा, पाठ के विस्तार से हमने चर्चा की, हमने प्रश्न अभ्यास किया और अधिक समझने के लिए, पाठ को अधिक समझने के लिए हमने उसके छोटे छोटे प्रश्न भी दोहराए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पाठ आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।